गरीब माँ बेटी की जादुई आम का पेड़। करणपुर नामक छोटे से गांव में रूपा अपने 10 साल की बेटी नंदिनी के साथ रहती है। रूपा एक विधवा औरत थी। वह एक आम के बगीचे में काम करके अपनी बेटी का लालन पालन करती थी। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। थोड़ा आराम से काम करती हूँ। तब तक वहाँ बगीचे का सेठ आ जाता है और अरे रूपा, क्या धीरे धीरे काम कर रही हो? जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए। सेठ के ऐसा कहने के बाद रूपा जल्दी जल्दी काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे शाम के 6 बज गए। चलो बहन, हम अपना दिहाड़ी ले लेते हैं। हाँ बहन, चलो चलते हैं। जिसके बाद सभी मजदूर लाइन में लगकर अपनी मजदूरी का पैसा लेते हैं। रूपा भी पैसे लेकर बाजार चली जाती है। वहाँ से वह सस्ती सस्ती सब्जियाँ लेकर घर आती है। उसका घर गांव के बाहर एक पानी के टंकी के बगल में था। रूपा को घर पहुँचने में रात हो जाती है। घर पहुँचने के बाद अरे माँ, आ गई आप? आज तो आप थोड़ा लेट हो गई हो। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी, वो क्या है ना, आज मैं सब्जी मंडी चली गई थी। घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। चलो अच्छी बात है माँ, आप सब्जी ले आई। घर में तो सारी सब्जियां खत्म हो ही गई है। जिसके बाद वे दोनों खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाने के बाद वे जैसे ही खाने के लिए बैठती हैं, तब तक बाहर से आवाज़ आती है। कौन है? कौन रहता है इस घर में? जल्दी से बाहर आइए। आवाज़ सुनकर रूपा अपनी बेटी नंदिनी के साथ बाहर आती है तो वहाँ 2 आदमी थे। हाँ, क्या बात है? आप लोग कौन हैं? देखिए, ये जगह सरकारी जगह है। आप यहाँ नहीं रह सकती हो। आपको यह जगह खाली करनी होगी। लेकिन हम तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। आज तक यहाँ कोई नहीं आया। फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मेरी बेटी और मेरा इस जगह के अलावा और कहीं ठिकाना नहीं है। देखिए, हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं। हमें यह जगह खाली चाहिए जिससे हम इस टंकी को और बड़ा बना पाएँ। रूपा यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। ना चाहते हुए भी उसे अगले दिन घर छोड़कर जाना पड़ता है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा। अब भगवान भरोसे सब कुछ है। रूपा और नंदिनी चलते चलते एक छोटे से आम के बगीचे के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक खाली टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। तब रूपा बोली, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। चलो नंदिनी, हम इस झोपड़ी में रह लेंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी अंदर पहुंच जाते हैं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में ले ले मालिक। क्यों मुझे इतनी दुख दे रहा है? माँ जी, आपको क्या हुआ है और आप इस तरह भगवान को याद क्यों कर रही हो? चिंता मत करो, आप बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? रूपा उसे अपनी सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत बोली, तुम बहुत ही जरूरतमंद लग रही हो, इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हैं आप? बताइए। ये जो आम का बागीचा है, ये कोई मामूली आम का बागीचा नहीं है। यह एक जादुई आम का बागीचा है। पहले यह बागीचा मेरा था, लेकिन आज से मैं तुम्हें इस बागीचे का वारिस घोषित करती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत स्वर्ग सिधार जाती है। जिसके बाद रूपा उसका अंतिम संस्कार कर देती है। फिर अगली सुबह रूपा उस आम के बगीचे में जाती है और बोली, इतने सारे रसीले आम यहाँ, लेकिन उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था। खैर छोड़ो, एक काम करती हूँ, कुछ आम तोड़ लेती हूँ, उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेती हूँ। रूपा जैसे ही आम तोड़ती है, वहाँ दूसरा आम आ जाता है। रूपा यह देखकर हैरान हो जाती है और फिर बोलती है, ये क्या? यहाँ पर आम तोड़ते ही दूसरा आम आ गया। इसका मतलब वह बूढ़ी औरत सच कह रही थी। ये सच में एक जादुई बागीचा है। रूपा इतना कह ही रही थी, तभी वहाँ पर रूपा की बेटी नंदिनी आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, यह बागीचा तो जादुई बागीचा है,
क्योंकि मैंने जैसे ही एक आम तोड़े वहाँ दूसरा आम आ गया। हाँ बेटी, पता है मुझे, ये जादुई बागीचा है। जिसके बाद माँ बेटी दोनों ने कई सारी टोकरियों में आम तोड़ लेती हैं, फिर उसे बाजार में बेचकर खूब पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह वे सब कई महीने तक आम बेचकर खूब पैसा जमा करके अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं। यह सब एक दिन सेठ देख लेता है। यह कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। यह सड़क छाप गरीब इतनी अमीर कैसे हो गई, इसके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आ गया। फिर सेठ इस बात को गांव में और भी आदमियों में फैला देता है, जिसके बाद सभी हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, मुझे लगता है इसने चोरी की है या फिर डकैती की है, नहीं तो एक छोटे से बगीचे से वह इतना पैसा कैसे कमा सकती है। मेरा इस गांव में सबसे बड़ा आम का बगीचा है। इतना पैसा तो मैं भी नहीं कमा रहा हूँ जितना यह छोटे से बगीचे से कमा रही है। रात होते ही इसके आम के बगीचे का राज ढूंढने चलेंगे। रात होते ही सभी लोग रूपा के बगीचे में आ जाते हैं। कितने रसीले आम हैं, इन्हें देखकर तो खाने का मन कर रहा है। एक आम तोड़ ही लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। जैसे ही सेठ एक आम तोड़ता है, वहाँ एक दूसरा आम आ जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब अच्छा, तो ये जादुई आम का बगीचा है, तभी वह भिखारन इतना अमीर हो गई। चलो भाइयों, एक काम करते हैं, इन पेड़ों को ही काट कर ले जाकर अपने अपने घर लगा लेते हैं। वे सभी आदमी आरी लेकर पेड़ को काटने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम जैसे लालचियों से मैंने इस आम के बागीचे को कितना बचाया, लेकिन तुम किसी गरीब का भला नहीं होने दोगे। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों को हवा में लटका दिया, जिसके बाद हमें माफ़ कर दो आत्मा जी, अब हम कभी इस बगीचे में नहीं आएंगे। बूढ़ी औरत ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। वे सब तुरंत उठकर वहां से भाग गए। उस दिन से उस जादुई आम के बगीचे की देखरेख रूपा और उसकी बेटी के हाथ होती है और वे दोनों खुशी खुशी अपने बड़े से घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, उसको दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।